लास्ट क्लास में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चंस आपने किए होंगे, है ना। उसकी लास्ट क्लास में मैंने जो आपको होमवर्क दिए थे पेज नंबर 3 और 4 के 22 से 30 तक, है ना, 22 से 30 तक जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें मैंने 29 और 30 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। तो 29 और 30 वाले का आंसर तो आपके पास है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये क्वेश्चंस के आंसर चेक कर लो आपके सही है या नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके चेक कर लो। मैंने आपको ये क्वेश्चंस आप दिए थे एलिमिनेशन मेथड से और यही के यही क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप सभी ने सॉल्व किए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि सेक्शन सी है ना, सेक्शन सी मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 से लेकर 16 तक और ये वाले क्वेश्चंस भी दिए थे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1 से 16 तक तो किसी का डाउट आया नहीं है। किसी ने पूछा है कि 13 वाला, 15 वाला, 16 वाला, तो देखकर इसको डरना नहीं है आपको। जिन्होंने भी 13, 16 और 15 पूछा है आई थिंक वो देखकर डर गए हैं, ठीक है। तो 13, 15, 16 को देखकर डरना नहीं है आपको। पेज नंबर 7 पर जो है सेक्शन सी में इनको आपको फिर से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ी सी टफ और थोड़ी सी लेंदी जरूर है, ठीक है, बट हमें सॉल्व करना आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भले ही आपको स्कूल एग्जाम में ना आए, बट ये हमको आगे की क्लासेस में 11th में 12th में जब आपको मैथमेटिक्स करना रहेगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिर कोई नहीं सिखाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से प्रैक्टिस की, वो पढ़ी मेथड हमने और आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो ये सभी के 22 से लेकर 30 तक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ट्राई करने हैं और आंसर यही आना चाहिए। क्लियर है। मेथड चेंज होने से आंसर डिफरेंट नहीं आता है। समझ में आ गई बात। एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा, जनरल डाउट, कि अगर सर ऐसा हुआ कि लीनियर इक्वेशन से हमको क्वेश्चन आया, बोर्ड एग्जाम में हमको लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आया और उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है और स्पेसिफाई नहीं किया कि किस मेथड से करना है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए कि एलिमिनेशन से करना चाहिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहिए। तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या आसान लगती है, ठीक है। मुझे अगर एलिमिनेशन आसान लगती तो मैं एलिमिनेशन से करूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन में हो सकता है एक दो स्टेप ज्यादा बढ़ जाती हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में, बट एलिमिनेशन में क्या होता है गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन आया जिसमें मेथड स्पेसिफाई नहीं की हुई है तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से ही करूंगा, ठीक है। आई बात समझ में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको अवॉइड करनी है क्योंकि इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको हटा दी गई है, ठीक है। बट आना चाहिए, उसको प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, ठीक है। वो सारी चीजें जो हटा दी गई है वो हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि आगे के मैथमेटिक्स में, हायर स्टडीज के मैथमेटिक्स में वो यूज हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ऐसे छोड़ देना अभी से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हम पूरा नॉलेज लेंगे मैथ्स में भी साइंस में भी, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहना है और मुझे बार बार चैट पर या मैसेज पर या कॉल पर ये फोन करके कोई ना पूछे कि सर ये तो डिलीट हो गया है, हम पढ़ेंगे क्या, वो तो डिलीट हो गया है, हम पढ़ेंगे क्या। हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये कोई स्कूल नहीं है आपका जिसमें केवल जितना आएगा मार्क्स के लिए उतना ही पढ़ोगे। ये एक इंस्टीट्यूट है जहां पर नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। यहां पर जो 10th का सिलेबस था 100% वो पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस नहीं करना है मत करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेज लेना चाहते हो। हम पूरा नॉलेज देने को तैयार हैं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जिनको लेना है उनको लेने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो
तो आंसर्स आपने नोट कर लिए होंगे, मैं आंसर रफ कर देता हूं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड पर। अभी तक हमने 3 मेथड्स देखी है ना। हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड्स देखी, ठीक है। 3 एल्जेब्रिक मेथड्स कौन कौन सी थी? सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी एलिमिनेशन मेथड और तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब अगर एक और मेथड हमारे पास हो और केवल उसी से क्वेश्चन अगर आता है, जैसे आपको बोला जाता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपके पास 4 मेथड है। आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा लिखा आता है एल्जेब्रिक मेथड से, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीजें होती है। समझ में आई बात? इस बार आप अवॉइड करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो एलिमिनेशन से हम कर लेंगे फिर। समझ में आई बात? एलिमिनेशन हर एक क्वेश्चन को आसान बना देता है और उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर क्वेश्चन को ज़्यादा ही सिंपल हो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। एक और मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, 4th मेथड ग्राफिकल मेथड। हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग। ग्राफिकल मेथड, हेडिंग डाली, नीचे लिखेंगे सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहां पर आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी कि क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो इस बार आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे क्या बोला जाएगा कि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करके बताओ, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर बताओ ग्राफिकल मेथड से। कैसे करेंगे? तो आपके पास शीट है, शीट में पेज नंबर 1, ठीक है। आपको याद होगा हमने सेक्शन ए को छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड हम लास्ट में पढ़ते, तीनों मेथड पढ़ ली, उसके बाद ग्राफिकल मेथड, और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के जो सेक्शन ए है वो तो आपका होमवर्क रहेगा, है ना। सेक्शन ए के ऊपर जो 7 क्वेश्चन है उसमें से हम क्लास में करते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां पर बोला है ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो एक क्वेश्चन देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद आप खुद से करने लग जाना, है ना। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 और 2 दे दिया, ठीक है। 2 इक्वेशन थी, लिख दी हमने यहां पर। हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना होगा हमें? देखो, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, क्या होगी? 3 माइनस 2y। इक्वेशन 3 क्या बन गई? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये क्लियर है अच्छे से? अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। यहां पर वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू निकालते चले जाएंगे, ठीक है। यहां पर मैं एक टेबल बना लेता हूं। यहां पर मैंने क्या कर लिया? एक टेबल बना ली, है ना, डब्बा बना लिया, जिसके अंदर x और y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्या निकालना है? x और y की वैल्यू। यहां x लिख देते हैं, यहां y लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर भी करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर सॉल्व कर करके देख लेते हैं कि y की वैल्यू क्या डालने से x की वैल्यू क्या आ रही है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पर इस डब्बे में वैल्यूज डाल देंगे। आपको क्लास 9 पे ध्यान होगा, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है इन 2 वेरिएबल, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, वहां पर आप कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। कैसे निकालते थे? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक वैसा ही हमें करना है, ठीक है। तो यहां पर
y की वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूं, व्हेन y इक्वल टू 0, बताओ 0 इंटू 2 कितना होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आ रही बात समझ में? y की वैल्यू मैं डालता हूं यहां पर 1, y की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो x भी 1। फिर y की वैल्यू डालते हैं, कितनी डालें बताओ, 2 डाल लो, या फिर -1 डालना है -1 डाल लो, तो मैं यहाँ पर 2 डाल रहा हूँ। y की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, -4 बन गया, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पुट करते हैं, जब y 0 है तो x की वैल्यू 3, जब y कितना है 1 तो x की भी वैल्यू 1, जब y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू -1। ये हमारी टेबल तैयार हो गई। ठीक है, 3 वैल्यूज क्यों निकाली हमने, इससे ज्यादा तो निकाल ही सकते हो आप, बट एटलीस्ट 3 वैल्यूज निकालना है। समझ में आई बात? ठीक है, उसका जस्टिफिकेशन मैं अभी दूंगा ग्राफ बनाते वक्त। चलो, तो यहां पर हम ग्राफ बना लेते हैं। अब एक इक्वेशन से हमारे पास ये एक डब्बा आया है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लाइन के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, बनाएं, फिर इक्वेशन 2 को भी बनाएंगे हम। तो अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके ग्राफ ले लो और ग्राफ से बना लो, और अगर आपके पास है ही नहीं घर में ग्राफ तो कोई बात नहीं, आज की क्लास ऐसे ही अटेंड कर लो, है ना। फिर जब आप होमवर्क करोगे, है ना, क्लास के बाद जब होमवर्क करोगे उसको जरूर ग्राफ पे बनाना। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर आपके पास ग्राफ हैं, आपको पता है कि हाँ घर में ग्राफ रखे हैं, तो वीडियो पॉज करो और उठकर ग्राफ पे बना लो, ज्यादा सही रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, तो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, स्केल पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, इरेजर की जरूरत पड़ेगी, शार्पनर की जरूरत पड़ेगी। हमें एकदम शार्प पेंसिल से ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, 1 2 3 4। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां तक जाना है एक्स में, मुझे नेगेटिव में भी जाना है। और y में मुझे पॉजिटिव में जाना है, नेगेटिव में जरूरत नहीं है मुझे। क्लियर है? तो हम वैल्यूज देखकर क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, है ना। ये o ओरिजिन का, यहां पर y डैश, यहां x और यहां x डैश। समझ में आई बात? जब भी ग्राफ बनाना है आपको तो चारों एक्सिस बनाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आई बात अच्छे से? अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक कोऑर्डिनेट देखते हैं और कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, 3,0, है ना। 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही होगा, तो 3,0 बोल सकते हैं इसको। 3,0 कहां होगा, यहां पर होगा। समझ में आई बात? कहां होगा 3,0, यहां होगा। इस तरह से मार्क करते हैं। फिर 1,1, 1,1 कहां रहेगा, यहां रहेगा। -1,2, -1,2 यहां रहेगा। क्लियर है अच्छे से? पक्का? तो क्या मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करे? देखो यहां पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, फ्री हैंड यानी बिना पेंसिल स्केल के, ना मेरे पास कोई ग्राफ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्लेन बोर्ड, एक प्लेन सरफेस है जहां पर किसी तरह की कोई लाइन नहीं है, केवल एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ग्राफ आड़ा तिरछा बन सकता है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं बने, एक्यूरेट नहीं बने, बट अगर आप ग्राफ पेपर पर बना रहे हो तो एकदम एक्यूरेसी से बनना चाहिए। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया, फ्री हैंड से इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। आई बात समझ में? क्लियर है? ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट भी लिख दूंगा मैं, -1,2। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0।
क्लियर है सभी को अच्छे से? एक और लाइन बनाएंगे अभी हम, बट एक और लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा। तो अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको रफ करके और इस वैल्यू को रफ करके क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और उससे वैल्यू निकालकर यहां पुट करूंगा। आपको क्या करना है, आपको हर बार क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली, डब्बा बना दिया इक्वेशन फर्स्ट के लिए, फिर उसी के नीचे इक्वेशन सेकंड के लिए करना है और फिर ग्राफ बनाना है। समझ में आई बात? यहां पर हमारे पास अभी जगह कम है, इसलिए मैंने केवल इक्वेशन 1 सॉल्व की, वैल्यूज निकाली और प्लॉट कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार फिर से देखते हैं। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि x की वैल्यू निकालना आसान था, y की वैल्यू निकालता तो फ्रैक्शन में आ जाती, तो उससे बचने के लिए हमने x की वैल्यू निकाली और y को पुट किया, y को 0 पुट किया तो x क्या आ गया 3, क्योंकि 2 0 ज़ा 0 तो क्या बचा 3, तो x की वैल्यू 3। फिर y को 1 पुट किया तो 2 1 ज़ा 2 तो 3 - 2 1 तो x की वैल्यू 1। फिर y को 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4 -4 तो 3 - 4 -1। इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए इस लाइन के। आई बात समझ में? इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, मतलब एक लाइन फॉर्म होगी ही, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती या क्यूबिक इक्वेशन होती तो कभी भी लाइन नहीं मिलती है। लाइन हमेशा किसकी मिलती है? एक लीनियर इक्वेशन की मिलती है। समझ में आई बात? जिसकी डिग्री 1 हो। समझ गए? तो यहां पर हमें जो ये लाइन मिली है वो इसकी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाली, ठीक है। रफ करूं इसको, सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं अपन। ग्राफ यही रहेगा, ग्राफ नहीं बदल देना है आपको, ठीक है। मैं ये डब्बे से वैल्यू हटा रहा हूं, आपने नोट कर ली होगी। वैल्यूज कुछ और भी आ सकती है, ठीक है, आपकी वैल्यूज अलग हो सकती है, बट ग्राफ ऐसा ही होगा, है ना, ग्राफ में चेंज नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर मैं वैल्यू देखूं 4x कितना हो जाएगा 2 - 3y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 3y/4, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में x की जो वैल्यू आ रही है वो थोड़ी क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है, बट हमको तो पुट करके देखना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालना ही है। तो यहां पर हम पुट करते हैं सोच समझकर। y की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि x की वैल्यू थोड़ी सिंपल आए, है ना। y की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो इट विल बिकम 0, तो 2/4 यानी कि 1/2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर 0 देन x इज इक्वल टू 1/2। फिर y की वैल्यू दूसरी कोई सोचो, y की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं, यहां पर y की वैल्यू कितनी डाल दूं 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3/4 यानी कि -1/4। अब 1/4 क्या थोड़ा छोटा हो जाता है नंबर, ठीक है। 1/2 यानी कि 0.5 और उसको रिप्रेजेंट आसानी से किया जा सकता है ग्राफ पेपर पर, बट 1/4 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, तो अवॉइड करते हैं उसको। कोई और वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। अगर 2 पुट करेंगे यहां पर, है ना, 1 पुट किया था तो वहां पर क्या आया, काफी छोटा नंबर आया, 2 पुट करें तो 2 3 ज़ा 6, -6 में से 2 गए, कितना आया -4, -4/4, हाँ ये सही है। तो y की वैल्यू 2 पुट करी, देन x इज इक्वल टू, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ओरली तो क्या करना है आपको, पुट करके देख लो। 2 डाल रहे हैं, 2 3 ज़ा 6/4, तो कितना आ जाएगा ये देखो, -4/4, तो कितना है -1, यहां पर लिख दिया -1, ठीक है। रफ में या फेयर में कैसे भी सॉल्व करके आप देख सकते हो, आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है। कोई और वैल्यू -1 डालकर देखें, y की वैल्यू अगर -1 डाली हमने तो -3 × -1 इट विल बिकम +3, है ना, -3 × -1 विल बिकम +3,
और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5/4 थोड़ी सी वैल्यू क्या है कॉम्प्लेक्स है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में टफ पड़ेगी हमको, ठीक है, कम से कम वैल्यू थोड़ी तो आसान हो, ठीक है। तो अवॉइड करते हैं -1 को, -2 पुट करते हैं, -2 × -3 तो 3 2 तो 6 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा +6 है ना, 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस +6 +6 + 2 मतलब 2 + 6 कितना हो गया 8, 8/4 अच्छी वैल्यू आ रही है तो ले सकते हैं बिल्कुल हम। क्या वैल्यू थी y की -2 अगर लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वापस से देख लेते हैं, -2 अगर डाला y की वैल्यू क्या डाली -2 है ना, तो -3 × -2 +6, 2 + 6 8, 8/4 इज 2। तो डब्बे में डाल देते हैं वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू हाफ, जब y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू -1, जब y की वैल्यू -2 तो x की वैल्यू 2। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से हम, है ना। यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिख रहे हो ना तो ये केयरफुली लिखना है, कई बार क्या होता है गलती हो जाती है, इसको इधर ले गए तो प्लस ही रहने दिया है ना, तो गलती हो जाती है, यहाँ पर ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा, फिर यहाँ 4x है तो 4 को नीचे ले गए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो नीचे 4 आ गया, और फिर जब आप सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल रहे हो तो उसमें केयरफुल रहना है आपको, कई बार यहाँ पर गलती होने के कारण फिर ये वैल्यूज़ गलत आ जाती हैं और फिर क्या हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। चलो प्लॉट करते हैं, 0, हाफ नहीं, हाफ, 0, पहले x की वैल्यू रीड करेंगे तो हाफ, 0, हाफ कहाँ होगा x एक्सिस का, यहाँ हाफ, 0 मतलब यहीं पर होगा ये, फिर -1, -2, -1, 2 ये रहा पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है, 2, -2, 2, -2, y में -2 प्लॉट किया हुआ ही नहीं है, प्लॉट कर लेते हैं, -2 यहाँ -2, ठीक है, 2, -2 तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्लियर है अच्छे से। लाइन कैसी जाएगी, इस तरह से जाएगी, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, ठीक है। तो केयरफुली आपको क्या करना है, आपके पास स्केल पेंसिल होगी, उससे आपको प्लॉट करना है, क्लियर है। इस तरह से मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है आपको स्केल पेंसिल से अच्छे से प्लॉट करना है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगना चाहिए। ये जो कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2, 0, इसका कोऑर्डिनेट 2, -2, क्लियर। ये वाली जो पहले वाली लाइन थी इसकी इक्वेशन क्या है, वो लाइन पर लिखनी होती है, x + 2y = 3, ठीक है। और जो दूसरी वाली लाइन आई अभी ये बनाई, इसकी इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 2, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमें 2 इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में और हमसे बोला था कि सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, हमें क्या निकालना था, इसको रिप्रेजेंट करना था और वैल्यू निकालना थी x और y की। क्या x और y की वैल्यू आ पाई, क्या आ गई, बट अभी आपको दिख नहीं रही है, अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालना है यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकालना है ताकि हम लाइन बना पाए। तो हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। अब जब एग्जामिनर चेक करेगा, जो चेकिंग करने वाले वो चेक करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना पड़ती है, ठीक है। जो लाइन प्लॉट की उसके ऊपर इक्वेशन लिखना पड़ती है, ये वाली लाइन प्लॉट की इसके ऊपर भी इक्वेशन लिखना पड़ती है। तो लाइन को थोड़ा सा लंबा बनाना होता है ताकि आप आराम से उसके ऊपर इक्वेशन लिख पाओ, क्लियर है अच्छे से, पक्का।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, सारे पॉइंट्स प्लॉट करना है, ओरिजिन बनाना होता है। फिर जब आपने दोनों डब्बे निकाल लिए, यानी कि एक्स पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो आपको क्या करना है, प्लॉट कर देना है। अब मैंने आपको बताया था 3 कोऑर्डिनेट्स, क्यों 2 क्यों नहीं, 2 से भी तो हो सकता है। देखो इसका लॉजिक क्या है, आपने एक कोऑर्डिनेट निकाला तो एक से तो लाइन बना नहीं सकते, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट से तो कहीं भी लाइन बन सकती है। तो चलो आपने 2 निकाल लिए, ठीक है, 2 पॉइंट से लाइन बन जाती, तीसरा क्यों, है ना, हमारा सवाल क्या है, 2 ही क्यों नहीं, तीसरा कोऑर्डिनेट क्यों रिक्वायर्ड है, 2 से काम नहीं चल सकता क्या। तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्यों, उसका आंसर है कि मान लो आपने 2 कोऑर्डिनेट्स जो ये दोनों हैं, इनमें से कोई एक गलत निकल गया आपसे, गलती से आपने क्या किया, ये वाला तो सही है बट ये वाला गलत निकल गया, आपका होना यहां चाहिए था, बट आपने जो कैलकुलेशन की उसकी वजह से ये कहां यहां निकल गया या फिर यहां निकल गया, ठीक है। तो क्योंकि आप 2 ही निकाल रहे हो सिर्फ, तो जहां पर भी मिलेगा दूसरा आप तो जोड़ दोगे उसको, समझ में आई बात। बट अगर 3 निकाल रहे हो, सही वाला सेकंड यहां होना चाहिए और थर्ड यहां आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये इसकी जगह ये नहीं निकला और ये गलत वाला यहां निकल गया, ठीक है, सही वाला यहां है बट आपने ये नहीं निकाला, इसकी जगह गलत वाला निकाल लिया। अब जब आप थर्ड निकालोगे तो यहां आएगा, तो आप क्या सोचोगे, यार कुछ तो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हमको एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहिए कोई भी लाइन के, जिससे हमेशा चेक हो जाएगा कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो एकदम सही है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट बन रही है, लाइन स्ट्रेट बन रही है। समझ में आ गई बात अच्छे से, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने का लॉजिक समझ में आया। चलो अब यहां पर ये बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, मतलब सॉल्यूशन निकालना था इसका। तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, अगर 2 लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वही होता है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई बात समझ में, जिस भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई लाइन, वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे कि कभी मान लो इंटरसेक्ट ही नहीं करी, पैरेलल लाइन बन गई, तो नहीं होगा सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या देखा था, जब फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास के पेजेस अगर आप निकाल के देखोगे तो हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, याद आया। कंसिस्टेंट मतलब क्या, या तो एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और अगर मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो भी उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। बट अगर नो सॉल्यूशन हुए तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आई बात, ठीक है, यानी कि जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कॉम्पिटेबल होंगे कब, जब एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, और एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब एटलीस्ट एक बार इंटरसेक्ट करेंगे। आई बात समझ में, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर सकती है क्या 2 लाइन, बताओ, क्या 2 लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर सकती है, सोचो। एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, एक बार इंटरसेक्ट करा, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक बार इंटरसेक्ट करा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इंटरसेक्ट किया। तो 2 लाइन हम क्या सोचते हैं, हमेशा केवल और केवल एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकती है, इससे ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बट ऐसा गलत है, ये सोचना गलत है कि 2 लाइन केवल एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकती है, 2 लाइन्स इनफाइनाइट बार भी इंटरसेक्ट कर सकती है। बनाएं ग्राफ, ठीक है, बनाएंगे, उसका भी ग्राफ बनाएंगे। पहले ये वाला ग्राफ बना लिया, नीचे लिखेंगे as we can see that from the graph, both lines are intersecting at
बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट -1, 2 इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को P नाम भी दे सकते हैं, ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको P नाम दे सकते हैं. As we can see from the graph that both lines are intersecting at point P -1, 2. So the solution of the system of linear equation is x equal to -1 and y equal to 2. So the solution of given system of linear equation is x equal to -1 and y equal to 2. बोर्ड पर देख लिया अच्छे से, क्लियर है. तो इस टाइप से क्वेश्चन करना होते हैं ग्राफिकल मेथड के, आपको समझ में आया होगा किस टाइप से करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से. अब मैं जो वैल्यूज निकालूंगा वो इस तरह से पूरा करके नहीं निकालूंगा, ओरली निकाल कर और डायरेक्टली डब्बा बना दूंगा. ठीक है ना. आप भी वैसा कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ जो किया था वो करना, मेन चीज है डब्बा बनाना. ठीक है, हर एक इक्वेशन का डब्बा होना चाहिए. चलो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 1 पे सेकंड क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 1 पे ही देख रहे हो ना सभी लोग. क्या है क्वेश्चन, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus 3y equal to 5 equation 1 and 6y minus 4x equal to 3 equation 2. तो दो इक्वेशन है हमारे पास, 2x minus 3y equal to 5, 6y minus 4x equal to 3. हमें शो करना है ये इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, चलो करके देखते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं. x की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 प्लस 3y बाई 2, 5 प्लस 3y बाई 2. मैंने डब्बा यहीं बना लिया. ठीक है, वैल्यूज डाल कर देखूंगा मैं. y की वैल्यू 0 डालता हूं तो 5/2 आ जाएगा. 5/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2.5. रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली ग्राफ पर, है ना. 5/2 यानी कि 2.5. 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में. तो ग्राफ में बीच वाला पॉइंट तो मिल जाता है. ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो x आ जाएगा 5/2, चलेगा. y की वैल्यू 1 डाल देते हैं, y की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो 8/2 4, अच्छी वैल्यू है. y की वैल्यू -1 डाल दें, y की वैल्यू -1 डाल दें तो -3 हो जाएगा. तो 5 - 3 कितना हो गया, 2/2 1. तो y की वैल्यू अगर -1 तो ये -3 बन जाएगा. 5 - 3 2, 2/2 1. क्लियर है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने पहली इक्वेशन से वैल्यूज निकाल ली फ्रॉम इक्वेशन 2. ये पूरी स्टेप्स कर रहे हैं हम, ऐसा मत सोचना कुछ स्टेप खा गए. ठीक है, पहले वाला जो किया था मैंने सॉल्व, वो आपको बताने के लिए किया था कि इस तरह से सोचना है. ठीक है, बाकी आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो. तो इक्वेशन सेकंड को पहले अच्छे से लिख लेते हैं, फिर डब्बा बनाएंगे, है ना. पहले से डब्बा बना के क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन अगर लिखी रहे तो आपको वैल्यूज निकालने में काफी टफ लगता है. ठीक है, बट इक्वेशन को अगर हम सिंपल बना ले, कैसे, इस तरह से, तो बड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, तो इक्वेशन 2 से 6y इक्वल टू 3x प्लस 4x लिख सकते हैं. तो y को क्या लिख सकता हूं मैं, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 6. ठीक है, अब मैं डब्बा बना लेता हूं और वैल्यूज डालते हैं अपन. ठीक है, चलो. तो इस बार y कहाँ है, अकेला है y LHS में. हमें x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू निकल जाएगी.
x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो क्या होगा, 4 0 0, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 प्लॉट कर सकते हैं इजीली 1/2, क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5, 0 और 1 के बीचों बीच का पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू ऐसी क्या डाले हैं, 1 डालें क्या, x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पर, x की वैल्यू अगर 1 डालोगे यहाँ पर तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 4 + 3 7, 7/6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मेरे को तो नहीं आता है ना। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये बन जाएगा 4 + 3 7, 7/6 को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल तो है बट टफ है, क्योंकि 7/6 को पहले आपको डेसिमल में डिवाइड करके निकालना पड़ेगी वैल्यू, फिर आप ग्राफ पर ढूंढोगे, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, हमें एक्यूरेसी से चाहिए, तो छोड़ो, हमारे पास तो ढेरों वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यू 1 को छोड़ देते हैं, -1 कैसा रहेगा, -1 अगर लेते हैं तो -4 बन जाएगा, 3 - 4 कितना हो जाएगा -1/6, वो भी अच्छी वैल्यू नहीं है, कुछ और लेते हैं। 1 चेक कर लिया, -1 चेक कर लिया, 2 पर चलते हैं, 4 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11/6 अच्छी वैल्यू नहीं है। -2 से चेक करते हैं, 4 2 8, -8, -8 में 3 गए तो कितना आया -5/6, नहीं, कुछ और चेक करते हैं, 3 लेते हैं, 3 4 12 है ना, कितना हो जाएगा ये, x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15/6 है ना, कितना आ रहा है 15/6, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो 5/2 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 डालेंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 4 3 12, 12 और 3 15, 15/6, 15/6 को मैंने सॉल्व किया यहाँ पर 3 से, सही है क्या, 3 5 15 और 3 2 6, तो 5/2 प्लॉट कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। एक और वैल्यू चाहिए हमें लाइन बनाने के लिए, ठीक है, तो एक और वैल्यू सोचते हैं, -3 अगर ले ले तो, -3 ले लें तो कितना हो जाएगा ये -12 हो जाएगा, तो 3 - 12/6 कितना हो जाएगा, 3 - 12 कितना होता है -9/6, तो 3 3 3 2 -3/2 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा y -3/2, x की वैल्यू कितनी 3 डाली, चेक -3 डाली, चेक करो, -3 × 4 -12, -12 3 - 12 कितना हो गया -9, -9/6 कितना आ जाएगा 3/2, क्लियर है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन से क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम क्या ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं फटाफट से। जिनके पास अभी ग्राफ अवेलेबल हैं वो बहुत ही केयरफुली अच्छे से बनाएं, वीडियो पॉज कर ले भले ही, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से बनाएं सिस्टमैटिकली। मैं किसी से भी बोलकर क्या ये क्वेश्चंस जो अभी कर रहे हैं हम, है ना, क्लास में, होमवर्क वाले तो ठीक है, वो तो मंगवाऊंगा ही सही, है ना, होमवर्क वाले सारे के सारे क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए, ग्राफ पेपर पर चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से फोटो क्लिक करके भेजोगे मुझे, जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसे। बाकी मैं किसी से भी ये क्लास में बनवाए हुए ग्राफ भी मंगवा सकता हूँ, ठीक है। तो जो लोग ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं अच्छे से बनाओ, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं अभी बाद में बनाना, क्लियर। y, यहाँ x डैश, यहाँ x और यहाँ y डैश, ओरिजिन का o, 0 भी बोल सकते हो, ओरिजिन का o भी बोल सकते हो। कहाँ तक वैल्यू चाहिए, 1 से 4 तक,
और नीचे लगभग उतनी चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है। आपने क्या बना लिया, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। आई बात समझ में, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से, इसलिए यहां पर 2 नंबर लाइंस को क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, है ना, और ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। जो लीनियर इक्वेशंस रहती है वो क्या बनाती है, एक लाइन ग्राफ बनाती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि अनब्रोकन लाइन होती है ना, टूटी हुई नहीं होती है। तो यहां पर हम सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं 5/2 यानी कि 2.5 कामा 0, 2.5 कहां मिलेगा, यहां पर मार्क कर दिया, 4,1 4,1 लगभग यहां, फिर 1, -1 1, -1 ऑलमोस्ट यहां पर। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, अच्छी बात है। दूसरे वाले पॉइंट को भी प्लॉट कर सकते हो, बट इन पॉइंट्स में वो पॉइंट्स ना घूम जाए, इसलिए सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं, है ना। तो ड्रॉ करते हैं, फ्री हैंड से बना रहा हूं मैं, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। आपको केयरफुली स्केल पेंसिल का यूज करना है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। 0,5, तो 0,5 कहाँ होगा, y का हाफ यहां है, पॉजिटिव हाफ। 3,2.5 3,2.5 लगभग यहां, -3, -2.5 -3, -2.5 लगभग यहां, ठीक है। तो यहां से भी हमको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, बनाते हैं। तो ये वाली कौन सी पहली वाली इक्वेशन है, 2x - 3y = 5, और ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, 6y - 4x = 3, ठीक है। तो पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना है आपको अच्छे से। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस बनाना है, x o x डैश, y o y डैश, नंबरिंग करनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद जो दोनों इक्वेशंस हैं उनसे 3-3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया आपने, प्लॉट कर दिए, लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, दिखना चाहिए कहाँ है पॉइंट। फिर जिस इक्वेशन की लाइन है उस इक्वेशन को यहां पर लिखना होता है। ये पूरा एक फॉर्मेट बन गया आपका, ठीक है। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की। ग्राफिकल मेथड से अगर क्वेश्चन आता है 4 नंबर का आता है। आई बात समझ में, क्लियर है अच्छे से। तो अगर आप ग्राफ बना के प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आपका ग्राफ का क्वेश्चन हो जाता है। ग्राफ के क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ज्यादा टाइम लगे, बट प्रैक्टिस चाहिए, है ना। ग्राफ पेपर बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो क्वेश्चन पढ़ो ना भाई। क्वेश्चन क्या है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज इट हैज नो सॉल्यूशन। तो वही तो है, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। किसके पास, इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास। तो ये दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आई बात,
अच्छे से। हमने पहले क्लास में जो लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन कॉमन है इन दोनों इक्वेशन के पास में तो हम सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर x की और y की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन नहीं है, एक भी वैल्यू, तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहां पर क्या प्रूफ करना था? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट दैट मींस नो सॉल्यूशन। तो अगर यहां पर लाइन पैरेलल्स आ जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं? द सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो नीचे लिखेंगे, पूरा बना लिया अच्छे से, नीचे लिखेंगे as we can see from the graph, as we can see from the graph that both lines are parallel to each other, both lines are parallel to each other, that is they are not intersecting at any point, that is they are not intersecting at any point, therefore the given system of linear equation, therefore the given system of linear equation has no solution, therefore the given system of linear equation has no solution। ठीक है, समझ में आया सभी को अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। Show graphically that the system of equation has infinite number of solution। तो सॉल्व करके पता चलेगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन, और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये दूसरी इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? y की वैल्यू लिख सकता हूँ 3x माइनस 2। ठीक है, y की वैल्यू, y इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3x माइनस 2। अब यहाँ पर डब्बा बना लेते हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x की और y की। x की वैल्यू अगर मैं डालूँ 1 तो y कितना आ जाएगा? 1। x की वैल्यू अगर डाली मैंने 1 तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू मैंने डाली 0 तो y की वैल्यू माइनस 2। x की वैल्यू मैंने डाली माइनस 1, बड़ा नंबर आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने डाली 2, माइनस 1 ही डाल देते हैं। x की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। ठीक है, देखो वैल्यू बड़ी आने से क्या डर है कि आपको उतना बड़ा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, है ना, -5 तक जाना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए सोचो कि छोटे से छोटा बने और हमको जो नंबर लाइन है वो छोटी बनाना पड़े, x एक्सिस y एक्सिस छोटी से छोटी बनाना पड़े। ठीक है, तो -1 अगर डालते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -3 -2 -5 हो गया। ठीक है, चलो ये एक ही इक्वेशन सॉल्व, दूसरी इक्वेशन भी तो सॉल्व करें। फ्रॉम इक्वेशन 2 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, यहां पर मैं क्या करूंगा? एक चाल चलेंगे। कैसी चाल चलेंगे? देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 6,
तो यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई 6, तो 3x माइनस वाई 6/3, तो कितना हो गया ये 3x माइनस वाई 2, तो ये तो वही इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देयरफॉर all coordinates of equation 2 will be same as coordinates of equation 1। ठीक है, क्या किया, इक्वेशन 2 में 3 कॉमन ले लिया, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, बिल्कुल वही इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, ये जो सेकंड इक्वेशन थी वो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल आ गई। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सारे कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 2 के किसके इक्वल होंगे, फर्स्ट के इक्वल होंगे। आई बात समझ में। और अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू डालकर और निकाल सकते हो, यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालोगे ना, ये वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डाल लो, y की वैल्यू कितनी आएगी 1, सॉल्व करके देख लेना। x की वैल्यू 0 डालोगे, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 डालोगे, y की वैल्यू -5 आ जाएगी इसमें भी। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो आप ये खुद से करके देख सकते हो। अब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं इसी इक्वेशन का, बनाए ग्राफ, फटाफट से बनाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन का ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, और नंबर्स सारे हमने बना दिए। अब यहाँ पर प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। 1,1 कहाँ है, ये रहा 1,1, तो 1,1 यहाँ, फिर 0,-2, 0,-2 यहाँ पर, ये 0,-2, -1, -1, -5 यहाँ। ठीक है, लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये लाइन कुछ ज़्यादा आउट चले गई है, आप अगर बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगी ग्राफ पर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस भी मैटर करता है ना, एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, तो बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में रहना चाहिए, है ना। तो जब आप बनाओगे तो आपसे इजीली बन जाएगी ग्राफ पर, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो -1, -5, और ये क्या है 1, 0, -2, और ये कौन सा है 1,1। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मिले हमें। और इक्वेशन जो है ये किसकी इक्वेशन का लाइन है, ये दोनों इक्वेशन की लाइन है। आई बात समझ में। तो जब भी 2 इक्वेशन दी हो और एक ही लाइन बने, सेम लाइन बने 2 इक्वेशन के लिए, तो हम क्या यहाँ पर अगर लाइन के ऊपर इक्वेशन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और दोनों इक्वेशन लिखना है तो दोनों इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक यहाँ पर लिख दो, एक वहाँ पर लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और एक यहाँ लिख दो 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। क्लियर अच्छे से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन था शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या शो करना है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है
यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन का एक सिस्टम है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, ये एक साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, इसमें कितने सॉल्यूशन है? एक नहीं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए दोनों लाइंस को इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि दो लाइन केवल एक जगह इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। हमने क्या देखा था कि अगर दो लाइन है तो केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? तो मैंने क्या कहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दो लाइन है तो केवल एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, वो इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट कर सकती है। कैसे? लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है। तो अगर दो लाइन कॉइंसाइड करे, दो लाइन ओवरलैप करे, ओवरलैपिंग बोल लो, कॉइंसाइड बोल लो, तो अगर दो लाइन ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, दो लाइन कॉइंसाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दीज टू लाइन्स, ये एक लाइन नहीं है, कितनी लाइन है? दो लाइन है। दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एवरी पॉइंट। इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। इसीलिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? चलो, तो नीचे क्या लिखेंगे हम? As we can see from the graph, as we can see from the graph that both lines, as we can see from the graph that both lines coincide each other, बोर्ड पर लिखा है coincide each other, and hence they are intersecting each other at every point, and hence they are intersecting each other at every point. Therefore the given pair of linear equation, therefore the given pair of linear equation has infinitely many solutions, has infinitely many solutions, ठीक है। तो यहां पर x और y की वैल्यू तो लिख लेते हैं अपन, है ना। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू अगर -1 तो y की वैल्यू -5, ठीक है। और इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन के, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। समझ में आई बात? ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक थ्योरी जो हमने 3 क्वेश्चंस किए। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन का जो ग्राफ बना वो कैसा बना? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा कि नहीं करा। दूसरे क्वेश्चन का जो ग्राफ बना वो देखो कैसा था? लाइंस क्या थी? पैरेलल थी, ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशन। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर जो अभी थर्ड वाला किया, इसमें लाइन क्या कर रही थी? कॉइंसाइड कर रही थी, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही थी कि नहीं। तो यहां पर कितने सॉल्यूशन थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, है ना। कितने सॉल्यूशन थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। तो ये तीनों केसेस से, ये तीनों जो हमने अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, इनसे कंक्लूजन निकल कर आता है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, केस 1 इसमें लिखेंगे, when lines L1 and L2, when lines L1 and L2 intersect at point P, when lines L1 and L2 intersects at point P,
ये क्या हो गया, पहला केस हो गया कि L1 और L2 क्या कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो नीचे लिखेंगे इन दिस केस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दिस केस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर लाइन L1 L2 एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो लिखेंगे इन दिस केस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, therefore the system is consistent, therefore the system is consistent। ठीक है, तो केस 1 में L1 L2 केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइंस अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दैट मींस वो दोनों लाइंस एक ही सॉल्यूशन, यानी कि दोनों इक्वेशन जो है वो एक ही सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा ऐसी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ कंसिस्टेंट, वो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है ना, कॉम्पिटेबल एक दूसरे से। नेक्स्ट केस 2, when lines L1 and L2 are coincident, when lines L1 and L2 are coincident, coincident मतलब coincide कर रही है, यानी कि ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो लिखेंगे in this case the given system of linear equation has infinitely many solutions, in this case the given system of linear equation has infinitely many solutions। तो अगर दो लाइन क्या कर रही है, हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और वो वाला सिस्टम भी क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा, कॉम्पिटेबल ही होगा। एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है ना तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। केस 3, when line L1 and L2 when lines L1 and L2 are parallel to each other, when lines L1 and L2 are parallel to each other, नीचे लिखेंगे in this case the given system of linear equation, in this case the given system of linear equation has no solution। लाइन्स पैरेलल है, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करी, तो सॉल्यूशन काय का, तो नो सॉल्यूशन, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कहीं पर वर्ड मिले कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स आपको ये बताना है कि x और y की वैल्यूज जो दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो सेम वैल्यूज ऑफ x और y के लिए सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। आई बात समझ में? अगर आपको ये प्रूव करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स आपको ये बताना है कि इनका एक सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, या तो नो सॉल्यूशन या फिर क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है केवल तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4th करते हैं। अभी तक जो तीनों क्वेश्चन किए वैसे ही करना है आपको, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा क्वेश्चन में। क्या लिखा है 4th क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, और नीचे क्या लिखा है, डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस।
तो इस बार ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी कि ट्राइंगल फॉर्म करेगी, और फिर ट्राइंगल के वर्टेक्स हमको देखकर बताना है कि इनके वर्टेक्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो तो आपने 9th क्लास में बहुत बार किया होगा, है ना। तो फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये पहली इक्वेशन है, इसी को यहीं पर सॉल्व कर देता हूं मैं। तो यहां से x की वैल्यू अगर हम सोचें तो क्या आएगी, 5y माइनस 16/4, है ना। 5y उधर जाके प्लस माइनस 5y प्लस 5y बन जाएगा, प्लस 16 माइनस 16 और पॉन 4। तो यहां पर अगर मैं x और y की वैल्यू सोचूं तो y की वैल्यू मैं ऐसी क्या डालूं, 0 डाल देता हूं y की वैल्यू। तो x कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 1 रखेंगे, है ना। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 16 और 5 नहीं, हाँ माइनस 16 में से 5 गए तो कितने, माइनस 11/4, गड़बड़ है। ठीक है, अच्छी वैल्यू नहीं है, गंदी वैल्यू है। फिर y की वैल्यू 1 की जगह मैं 2 रखता हूँ, y की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 5 2 जा 10, तो माइनस 6/4, ये ठीक है फिर भी। तो y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 10 माइनस 16/4, तो कितना होगा ये, माइनस 6/4, माइनस 3/2। गलती का कोई चांस ही नहीं रखना हमको, है ना। थोड़ा सा पेन चला लेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्व करके देख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, है ना। ठीक है, फिर और क्या डालें बताओ, y की वैल्यू -2 डालें। -2 अगर डालते हैं तो बड़ी वैल्यू नहीं आ जाएगी, -2 डालेंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी यार, है ना। 13/2 बड़ा तो हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी साइड में रख लेते हैं, कुछ और सोचो जब तक। कितना हो जाएगा, -13/2 हो जाएगा। कुछ नहीं मिला तो इसी को चला लेंगे, है ना, क्योंकि -13/2 मतलब आपको 6.5 तक जाना पड़ेगा नंबर लाइन पर, है ना, x एक्सेस या x एक्सेस पर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी डाल रहे थे हम, -2, तो x कितना पहुंच जाएगा, -13/2। कुछ और सोचते हैं, पॉजिटिव में कुछ सोचे हम। पॉजिटिव में कहाँ तक गए थे, 2 तक गए थे ना, 3 डालते हैं ना। अच्छा 2 डालेंगे तो ये 2 डाल दी थी, 3 डालेंगे तो क्या हो रहा था, 15, यानी कि -1/4। नहीं, थोड़ी और बड़ी, 4, 5 4 जा 20, ये सही है ना। y की वैल्यू 4 है ना, y की वैल्यू कितनी, 4, 5 4 जा 20, 20 में से 16 गए 4, तो कितना आ जाएगा, 1। बढ़िया वैल्यू है, तो ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें 6 तक जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो कैसे सोचना है सीख गए अच्छे से, है ना। सेकंड इक्वेशन कहाँ है, सेकंड इक्वेशन तो शीट में है, तो शीट कहाँ है, ये रही। सेकंड इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। तो इक्वेशन आई y = 6 - 2x, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू 0 डाल दी तो y 6 आ जाएगा, जो कि बड़ा है ना। कुछ छोटा सोचते हैं, x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y 4 आ जाएगा, चलेगा। x की वैल्यू 2 डालेंगे, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y भी 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 2 जा 4, 6 - 4 2। x की वैल्यू 3 डालते हैं तो y 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर भी मैं बच गया किससे, 6 तक जाने में, है ना, और यहां पर भी मैंने बचा लिया 6 तक जाने में। अगर मैं यहां पर क्या डाल देता, x की वैल्यू 0,
तो ये पूरा 0 हो जाता, तो y कितना 6 आ जाता, तो फिर आपको 6 तक नंबरिंग करना पड़ती। आई कि नहीं बात समझ में? तो हम इस तरह से बच सकते हैं, है ना? क्लियर है अच्छे से? तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स आ गए, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये रही, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स है। तो बनाओ ग्राफ, फर्स्ट फटाफट से ग्राफ बनाओ। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। कहां तक? 4 तक बनाना है। 1 2 3 4, वन 2 3 4 नेगेटिव में, फिर यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4, नेगेटिव में 1 2 3 4, ठीक है। बहुत ही आराम से अच्छे से बनाओगे तो ग्राफ हमेशा सही बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। ग्राफ की बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, आती ही होगी अच्छे से, है ना। आपने 9th क्लास में ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ग्राफ रहता है, लीनियर इक्वेशन में भी ग्राफ रहता है, और आपने स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे। 8th क्लास में भी ग्राफ रहता ही है। तो बेसिक्स ऑफ ग्राफ तो आपको पता है ना। बढ़िया है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के बिहाफ पर हम -4,0 यानी कि -4 यहाँ है, यहाँ प्लॉट कर दिया पहला पॉइंट। -3/2 मतलब 3/2 कितना होता है 1.5, -1.5 कहाँ मिलेगा 2 और 1 के बीच में, ये यहाँ पर मिलेगा, (2) तो यहाँ नहीं है ना, ये तो x का था, ठीक है। तो -1.5, 2 ऊपर की तरफ, तो इसी की लेंथ में ऊपर जाकर यहां पर, ठीक है। चलो 1,4, 1 और 4, क्लियर है। तो लाइन बना दूं, बना देते हैं लाइन। ये वाली थोड़ी सी आउट जा रही है तो आप देख लेना, इसको मैं अभी लाइन पर बना देता हूं, ठीक है। तो वो आप लोग ग्राफ पर बनाओगे तो एग्जैक्टली बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर जगह नहीं है, यहाँ पर एरो बना रहा हूँ मैं, लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। कौन सी थी ये? 4x - 5y + 16 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,4 ये रहा, एक तो कॉमन मिल गया। 2,2 3,0 तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। क्लियर? तो यहां पर लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लाइन की इक्वेशन नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, शीट में से देख लो, आपको पता तो है ही क्या लिखा है ना। क्लियर है? ये लाइन के ऊपर क्या लिखा है आपको पता है, लाइन की इक्वेशन। ये लाइन के ऊपर क्या लिखा है, लाइन की इक्वेशन। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पैनिक नहीं होना है, आपको इक्वेशन कहाँ दिख जाएगी? आपकी शीट में। आप भी ग्राफ बना ही रहे हो ना, बस फिर तो पूरा आपको क्लियर कर दिया मैंने कि x y o y डैश, x o x डैश, नेगेटिव नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। देन लाइन कैसे बनेगी? जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए उनको प्लॉट करना पड़ेगा और उनको फिर एक लेंथ में लेना पड़ेगा स्केल के साथ में, और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वैसे ही फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स बनाओ, उनको एक लेंथ में ले लो और
स्केल से लाइन खींच दो। समझ में आई बात? अगर एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, अगर आप ग्राफ पेपर पर बना रहे हो और फिर भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने प्लॉट गलत किया है या फिर आपने ग्राफ पर नंबरिंग गलत की है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था फोर्थ वाले में? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, बना दिया ग्राफ। इसके आगे बोला डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। यहां पर x और y की वैल्यू निकालना है क्या? वो तो हम लिख देते हैं, x और y की वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, कि बोल देते हैं कि एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव ग्राफ बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 1,4। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 1,4 पर। देयरफॉर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये तो लिख दो। ठीक है, ऐसे ही फ्री में दे दो उनको। अब बोला क्या है उन्होंने बोला था क्या कि हमको बताओ x और y की वैल्यू? नहीं बोला, बट हमने ऐसे ही लिख दिया। डिटरमाइन द वर्टाइसेस, पूछा क्या है वो लिखना जरूरी है। डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। दीज लाइंस मतलब दीज टू लाइंस, और एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो यहां पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो बता सकते हो कौन सा है? मैं शेड करूंगा ट्राइंगल, आपको भी शेड करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आप देखोगे होमवर्क में, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि शेड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो आप बोलोगे ट्राइंगल तो ये भी दिख रहा है मुझे, ट्राइंगल, और ये पूरा वाला भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपको बोला है दीज टू लाइंस, दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? देखो ये बड़ा वाला। ठीक है, तो इसको शेड करने का अगर बोलते हैं तो शेड करना आना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, शेड करना मतलब इस तरह से ऐसे 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 शेड नहीं करना है। शेड कैसे करना है आपको मैथमेटिक्स में? इस तरह से पेंसिल से लाइन बनाकर, स्केल से अच्छी सीधी सीधी लाइन बनाकर। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? ड्राइंग नहीं दिखाना है यहाँ पर, स्केचिंग नहीं करना है। शेड मतलब इस तरह से शेड कर सकते हो आप। क्लियर? चलो, तो अगर शेड लिखा आता है तो शेड कर देंगे। अब अगर आपको बोला जाता है, क्या पूछा है हमसे? वर्टाइसेस पूछे, वर्टेक्स पूछे, तो क्या आप ये वर्टेक्स जानते हो? इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं। तो हम बोलेंगे फ्रॉम ग्राफ the vertex of triangle ABC are, from graph the vertex या vertices, है ना, प्लूरल क्या हो जाएगा? vertices हो जाएगा। तो ऐसा लिखना, from graph the vertices of triangle ABC are A। A के vertex क्या होंगे बताओ? -4, 0 होगा। वैसे बी के बताओ। बी वो रहा, पहले कौन आएगा? एक्स वाला, 1,4 एंड सी। सी के वर्टेक्स क्या लिखोगे आप? 3,0। समझ गए सभी लोग अच्छे से? अब मुझे ये बताओ, अगर बोलेंगे इसी क्वेश्चन में अगर एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया, क्या? एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। क्या पूछा आपसे? इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल कर बताओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हीरोन्स नहीं लगाना है आपको। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है? हीरोन्स कब लगाना है आपको? जब आपके पास हाइट ना हो। इस ट्राइंगल की हाइट है आपके पास, ये रही, देखो ये हाइट कितनी है बता सकते हो? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले बेस 0 से -4 तक, तो लेंथ तो क्या आ गई इसकी? यहां से यहां तक की 4, और 0 से लेकर C तक ये कितना है? 3। 0 से लेकर C तक कितना है? 3, और 0 से लेकर 4 तक
कितना है 4, तो 3 और 4 7, बेस कितना हो गया 7 हो गया। बेस कितने यूनिट से, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 6 7, 7 यूनिट्स का बेस हो गया कि नहीं हो गया। तो हाफ बेस। हाइट कितनी है, हाइट कहां पर 1,4 पर है, तो इसका मतलब 4 यूनिट्स की हाइट है, तो हाइट 4, तो 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 स्क्वायर यूनिट्स। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे क्या, मीटर स्क्वायर लिखोगे क्या, नहीं, यहां पर हम क्या लिखेंगे 14 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। समझ में आई बात। फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से आया समझ में। यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, 2 इक्वेशन दी जाएगी, ये सब निकालना सीख गए, लाइंस बनाना सीख गए। अगर आपसे बोला जाए क्या बताओ, वर्टाइसेस बताओ, ठीक है, तो सबसे पहले नाम देना है आपको कि जो ट्राइंगल बना वो क्या है, एबीसी ट्राइंगल है। शेड करने का बोला जाए तो शेड कैसे करना है वो मैंने बताया। इसके बाद वर्टेक्स कैसे देख सकते हैं हम, वो आपको आता है, और आपने अगर देखा भी होगा, नहीं भी आता होगा तो देखकर सीख गए होंगे। फिर अगर एरिया निकालने के लिए बोलते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कैसे निकाला हमने, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये मत सोचना 0 से लेकर -4 तक तो -4 होगा और ये 3 होगा, तो 3 -4 -1, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो कितने यूनिट्स हैं, ये 4 यूनिट्स, यहां से यहां तक 3 यूनिट्स, 4 और 3 7, तो बेस कितना हो गया 7 यूनिट्स का। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गई बात अच्छे से। चलो, तो ग्राफ के इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपसे यही सब पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे। क्लियर है। चलते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। 5th वाला करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये पहली इक्वेशन यहीं सॉल्व कर लेते हैं। फाइव वाई पॉजिटिव 20 पॉजिटिव अपॉन 4, ठीक है, x की और y की वैल्यूज। तो y को अगर मैं 0 कर दूं, y को मैं 0 कर दूं तो x 5 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 होता है। y को मैं 2 बना दूं, y को 1 बना देते हैं, तो 25/4 नहीं चाहिए। y को 2 बना दें तो 30/4 नहीं। नेगेटिव लेते हैं, -1 ले लेते हैं, y को -1 ले लेते हैं, तो y अगर -1 ले लिया तो 15 हो जाएगा, है ना। 15/4 नहीं। y को -2 ले लेते हैं, ये ठीक है। y को -2 ले लिया, y को -2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, -10 + 20/4, तो 10/4 यानी कि 5/2, है ना, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। गलत करने से अच्छा है थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो, है ना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड बिगड़ेंगे और क्या। आगे का अगर गलत हो गया तो पूरा आपका 10-15 मिनट, आधा घंटा जा सकता है। चलो, और क्या वैल्यू लें, 3 लेते हैं तो 5 3 ज़ा 15, -3 लेते हैं तो -15, 5/4 नहीं अच्छी वैल्यू। 4 ले लें तो, हाँ, y की वैल्यू -4 ले लो ना, y की वैल्यू -4 ले लो, ठीक है।
बड़ा मज़ा आएगा। y की वैल्यू -4 ले ली तो 5 4 ज़ा 20, 0 बन गया ये तो, -20 + 20 0। कितनी अच्छी वैल्यू है, मिस कर देते अभी हम। चलो फिर फिफ्थ में सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 5y + 15 = 0। 3x + 5y - 15 = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x = 15 - 5y/3। ठीक है, तो y को 0 डाल देते हैं। y की वैल्यू 0 अगर पुट कर दी तो 5 0 ज़ा 0 और 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर 3 डाल दी तो y की वैल्यू 3 डाल दी तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 - 15 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। दो तो आसान आसान इजी इजी वैल्यू आ गई। कोई और ऐसी वैल्यू अच्छी सी, 1 डाल देंगे तो 10/3 नहीं, -1 डाल देंगे तो 20/3 नहीं चलेगी, -2 डालें तो 25 आ जाएगा नहीं, +2 डालें तो 5/3 नहीं, फिर -3 डाल दिया तो 10 पर चले जाएगी वैल्यू। तो कोई एक और वैल्यू सोचो फटाफट से, क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक और वैल्यू फास्ट। सोची क्या, पुट कर करके देखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे अभी 3 तक गए थे, 4 भी डालकर देख लिया ना, 5 4 ज़ा 20 तो 5/3 नहीं होगा, है ना। 5 डालकर देख लो, 5 5 ज़ा 25 तो भी नहीं होगा। ठीक है, 6 डालकर देखें तो 6 5 ज़ा 30, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। हाँ, ये हो सकता है। तो y की वैल्यू 6 अगर डालते हैं तो 5 6 ज़ा 30 -30, तो 15 - 30/3, तो कितना आएगा, -15/3, यानी कि -5 आएगा। ठीक है, 10 तक जाने से तो बेटर है ना कि -5 और 6 ले लें हम। ठीक है, 10 कब आ रहा था इसमें, 10 आ रहा था जब हम y की वैल्यू 3 डाल रहे थे, -3 डाल रहे थे। ठीक है, 3 तो डाल दी हमने। अगर हम y की वैल्यू, यहाँ पर देखो, y की वैल्यू अगर -3 डाल दें, y की वैल्यू -3 डाल देते तो क्या हो जाता है यहाँ पर, -5 इंटू -3 +15 15 15 30, 30/3 कितना आ जाता है यहाँ पर, 10। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, काफ़ी बड़ी आ गई। तो आपको अगर लेना है, टाइम सेव करना है, लेना है तो ले लो, बट नंबर लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, जो ये x एक्सिस y एक्सिस से काफ़ी बड़ी लेना पड़ेगी। तो आई थिंक ये तीनों वैल्यू बेस्ट है। ठीक है, और ये तो है ही अच्छी। फटाफट से बनाते हैं ग्राफ। जल्दी जल्दी बनाएंगे ग्राफ।
चलो, तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ तैयार हो गया। अब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेडी हो गई। अब हम प्लॉट कर लेते पॉइंट्स फटाफट से। 5,0 5,0 यहाँ लाई करेगा, 2.5 -2, 2.5 -2 यहाँ लाई करना चाहिए, 0, -4 यहाँ लाई करेगा। लाइन बना लेते हैं, इस तरह से लाइन जाएगी। जितना हो सके कोशिश करेंगे शार्प पेंसिल से बनाओ आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, ठीक है, मतलब मोटी ना हो, बहुत ज़्यादा ब्लंट होगी, बहुत ज़्यादा मोटी पेंसिल से आप बनाओगे, निप मोटी होगी उसकी तो गड़बड़ होती है, ठीक है। एक बन गया। दूसरा 5,0 5,0 ये यहाँ पर होगा पॉइंट 5,0 0,3 कहाँ होगा, नहीं 5,0 एक्स एक्सिस पर होगा ना, 5,0 ये रहा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा पॉइंट। 0,3 एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर होगा 0,3, -5,6 यहाँ होगा, ठीक है। एरो बनाना नहीं भूलना है आपको। बहुत ही अच्छे से बनाएंगे स्केल और पेंसिल का यूज़ करके। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है, फ्री हैंड नहीं बनाना है कभी भी। ये इक्वेशन है 3x + 5y -15 = 0 की। ये लाइन है इक्वेशन 4x - 5y + 20 -20 = 0 की, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं 5,0 पर, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 अगर पूछी है तो, ठीक है, नहीं पूछी है तो कोई बात ही नहीं है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी कि सॉल्व अगर बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया कि हमें x और y की वैल्यू बताना थी। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव ग्राफ दैट both lines equations of both the lines are intersecting at point 5,0, therefore x = 5 and y = 0। फिर आगे बोला है determine the vertices of the triangle formed by these lines representing the above equations and the y axis। तो ये दोनों लाइन y एक्सिस के साथ में एक ट्राइंगल बना रही है, ठीक है। अगर बोला हो तो शेड करके दिखाओ उस ट्राइंगल को, तो कैसे शेड करते, इस तरह से लाइन बना बनाकर शेड करते, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ऐसी पैरेलल लाइंस बनाकर आप क्या कर सकते हो, शेड करके दिखा सकते हो। फिर आप रैंडमली नाम दे सकते हो A, B, C, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हो, वर्टेक्स चाहिए तो A के वर्टेक्स क्या होंगे, बताओ भाई। A के वर्टेक्स क्या होंगे 0,3, B के वर्टेक्स क्या होंगे 5,0 और C के वर्टेक्स क्या होंगे 0, -4, ठीक है, यही होंगे। A, B और C के वर्टेक्स पूछे थे, तो ये y एक्सिस पे तो x का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, फिर B वाला x एक्सिस पे तो y 0 और C वाला y पे है तो x 0, ठीक है।
अब अगर आपसे एरिया पूछा होता, इस क्वेश्चन में क्या पूछा होता कि एरिया बताओ, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बता पाते क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर पूछा होता तो हम बोलते हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है ये देख लो, बेस किसको बोलेंगे? इसको, यहां से 3 तक 3 और 0 से 4 तक 4, तो 3 और 4 7 यूनिट्स। हाइट कितनी है? 5 यूनिट्स। ठीक है, तो 7 5 35/2 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? देखो ये चीजें सीखने में कुछ भी नहीं जा रहा है आपका। ठीक है, अगर आप हमेशा ये सोचते रहोगे ना मार्क्स कैसे लाने, मार्क्स कैसे लाने, मार्क्स कैसे लाने हैं, तो नॉलेज ले ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में? और ये जो सब कुछ होने के बाद, और इतना सब कुछ होने के बाद जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो वही एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन्हें नॉलेज है। काफ़ी सारे लोगों की आपने सुना होगा जॉब जा रही है। ठीक है, तो किन लोगों की जॉब जा रही? जो रियल नॉलेज रखते हैं ना, उनकी जॉब नहीं जा रही है। आई बात समझ में? तो मार्क्स के पीछे भागना छोड़ दो, टाइम चेंज हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, नॉलेज लेकर आगे बढ़ो। मार्क्स 10 5 15 कम भी आएंगे ना तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप टॉप नहीं करोगे और क्या, अभी के लिए, बट लाइफ में आप टॉप कर जाओगे। जिस दिन आपको कुछ करके दिखाना होगा, जिस दिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, जिस दिन आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, तो सब कुछ क्रैक कर डालोगे आप। समझ में आई बात? चाहे आप जॉब के लिए सोचो, चाहे आप बिजनेस के लिए सोचो, अगर ब्रेन नहीं होगा, है ना, अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम ऐसी मेथड्स कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है या रही नहीं, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे ब्रेन प्रैक्टिस हो रही है, तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। और ब्रेन क्या पूरी लाइफ काम में नहीं आएगा? आप खुद बताओ, आएगा। तो फिर क्या बुराई है ब्रेन एक्सरसाइज करने में? ठीक है ना? ब्रेन को जितना ज्यादा यूज करते हो उतना शार्प होता है, खत्म नहीं होता है। आई बात समझ में? हाँ, ब्रेन को यूज करने के चक्कर में पेन खत्म हो जाते हैं, कॉपी खत्म हो जाती है, वो ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना। पहले तो हम बाहर निकल कर कितना सारा पैसा लगाते थे मूवीज पर और फास्ट फूड पर, वो सब बच रहा है, तो हम कहाँ लगाएं? पढ़ाई में लगाएं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बहुत प्रैक्टिस करनी है अपने को, और नॉलेज का भंडार भर लेना है बिल्कुल। ठीक है, इतना नॉलेज, इतना नॉलेज, इतना नॉलेज कि हो ही ना किसी के पास। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया। 6th और 7th आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ोगे तो इसमें देखो लिखा है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। तो इस तरह से मैं बोल रहा था कि शेड करने के लिए भी आपसे बोला जा सकता है। 7th वाले क्वेश्चन में भी लिखा है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। तो 6th और 7th क्वेश्चन में आप क्या करोगे? शेड करोगे रीजन को। ठीक है, आपको बाकी क्वेश्चन भी मैंने बताया 4th 5th में कि शेड कैसे किया जाता है। तो शेडिंग कैसे नहीं करना है? वैसे नहीं करना है स्केचिंग वाली, ऐसे करना है शेडिंग। ठीक है, फटाफट हो जाएगी और क्लियर दिखेगा, नहीं तो पीछे का दिखेगा ही नहीं ना, डार्क पेंसिल होगी तो। और पेन से तो ग्राफ बनाना ही नहीं है आपको। ग्राफ पेपर पर ध्यान रखना, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, क्या ग्राफ पेपर पर केवल क्वेश्चन नंबर लिखा जाता है पेन से। तो अगर किसी ने भी होमवर्क में ग्राफ पेपर पर पेन चलाया, मैं वापस से मंगवाऊंगा। आपको होमवर्क वाले जो ग्राफ बनाने वो मैं अभी बताऊंगा क्या क्या बनाने, कितने हैं। ठीक है, बट जितने भी ग्राफ बनाओगे आप पेन चला हुआ नहीं होना चाहिए, पेन से केवल क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए, बाकी A to Z सभी कुछ ग्राफ पे पेंसिल से होना चाहिए। समझ में आ गई बात? नीट एंड क्लीन। ग्राफ के क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं उसको एकदम शार्प पेंसिल से करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा ब्लंट पेंसिल नहीं होनी चाहिए, एकदम शार्प होगी तो पेज तो फट जाएगा। ठीक है, चलो, और प्रॉपरली फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर दिखना चाहिए। ठीक है, तो होमवर्क में एक तो 6th और 7th हो गए। अब सेक्शन ए पर आ जाओ।
सेक्शन ए पर ये जो सिंपल क्वेश्चन है 1 to 10 ये तो आप वैसे ही कर चुके हो, इसको रहने दो। 11th वाला टिक करते जाओ, 11th 13th 15th, क्वेश्चन नंबर 11 13 और 15। फिर पेज नंबर 2 पे आ जाओ, 19 20 21, 19 20 21, then 24 25 और 27। ट्वेंटी 25 और 27, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 6th और 7th वाले 11। ये 11 क्वेश्चंस अगर आप ग्राफ के बनाकर देख लोगे ना, तो नींद में भी अगर कोई बोलेगा ना ये ग्राफ का क्वेश्चन से, आप विद इन अ मिनट खत्म करके बैठ जाओगे। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आई बात? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एक ही दिन में करना है, आप एक दिन में 5 क्वेश्चन करो, फिर दूसरे दिन 5 क्वेश्चन करो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, उनके आंसर्स क्या आएंगे। ठीक है, और जिनके नहीं आ रहे वो लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से? आपको ग्राफ पेपर में बनाना है क्वेश्चन, ये होमवर्क के क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ग्राफ अरेंज नहीं हो पा रहा है अगर, तो मुझे चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताओगे कि सर ग्राफ नहीं है और हम मार्केट जाकर ग्राफ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा क्लियरली चैट बॉक्स पर लिखना है। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू कि आप बाहर जाओ और ग्राफ परचेस करके लाओ, क्योंकि मैं खुद बाहर निकलने के फेवर में नहीं हूं। बट अगर आपके पास है तो आप प्रैक्टिस करके उसको भेजोगे मुझे। क्लियर है अच्छे से सभी को? चलो, तो हम होमवर्क के साथ में, होमवर्क आपको चैट बॉक्स पे भेजना है वो तो ठीक है ना। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वेरीफाई करवाऊंगा। इसमें से अगर कोई डाउट भी आएगा तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट पूछना है चैट बॉक्स पर पूछना है। मुझे हर एक का विद इन 2 और 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज में हर एक का ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ का होमवर्क चाहिए चैट बॉक्स पर। या तो आप खुद भेज दो या फिर मैं कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो बेटर है आप खुद भेज दो। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं। एलिमिनेशन मेथड से कर लिए होंगे आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, है ना, तो उसके लिए रेडी रहना आप, है ना। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर अभी बचा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? सेक्शन डी। सेक्शन डी किस चीज़ का है? कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और सेक्शन डी के बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें तो बहुत मज़ा आता है। वर्ड प्रॉब्लम में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इक्वेशन बनाने को मिलती है। अभी तक क्या बनी बने इक्वेशन है और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा? आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनाना है खुद से। इक्वेशन सही बनी तो आंसर सही आएगा, इक्वेशन ही गलत बन गई तो ढेर हो गए वहीं पर। ठीक है, तो आगे का पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।